आज आधा शहर प्यासा रह गया। 19 टंकियां भरा ही नहीं है शहर की। लोगों को मालूम नहीं पड़ा और पानी आया नहीं। कई क्षेत्रों में आज पानी बटा ही नहीं। एक तो 1240 पेड़ जो है, अग्निमांड से खबर शुरू कर रहे हैं, अभी 1240 पेड़ों की बलि चढ़ेगी मेट्रो प्रोजेक्ट में और कटाई भी इनकी शुरू हो गई। इसकी कीमत आप सुनेंगे तो बड़ा दंग रह जाएंगे। एक पौधे की कटाई की नगर निगम को 1000 रुपये कीमत चुकाई जाती है। अब सवाल उठता कल पानी मिलेगा कि नहीं? पर मुझे ऐसा लगता है आज नहीं, कल से तो पानी मिल ही जाएगा। तो लंबे समय बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि बड़े नेताओं से हाथ कैसे जुड़वाए जाते हैं। गांधी भवन पर जो है एकदम हलचल बढ़ गई है कि गुरजीत सिंह ओरछा जो आए हैं, अमृतसर से सांसद है, वे एक एक को बुलाकर अलग से बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें, जैसा पहले दिन ही कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हाथ यहाँ रोक दिए गए हैंगे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें कम हैं पर आधा शहर प्यासा रह गया। 19 टंकियां भरा ही नहीं है शहर की। लोगों को मालूम नहीं पड़ा और पानी आया नहीं। कई क्षेत्रों में आज पानी बटा ही नहीं है। और इधर गर्मी का संकट भी धीरे धीरे लोगों को दिखता रहता है बीच बीच में उमस के कारण। तो हम खबरें शुरू करते हैं। आज वैसे भी कांग्रेस का आज आखिरी दिन था अध्यक्ष को लेकर आयशुमारी पे, और उसमें भी संग्राम चला है अच्छा खासा। उस पर बात करेंगे हम राजनीति पर। हम सीधे अखबारों की चर्चा शुरू करते हैं। अखबारों में खबरें कम है, इसलिए संक्षेप में जो बेहतर खबरें थी वो आपके लिए हमने निकाली है। एक तो 1240 पेड़ जो है, अग्निमांड से खबर शुरू कर रहे हैं, हमें 1240 पेड़ों की बलि चढ़ेगी मेट्रो प्रोजेक्ट में और कटाई भी इनकी शुरू हो गई है। पर नगर निगम ने ट्रांसप्लांट कराने का दावा किया, ये अच्छी बात हो रही है। दिल्ली की फर्म को सौंपा ठेका। क्या शेखर जी, कहाँ रहेगी ये स्थिति? झाड़ू बचेंगे कि मैं नहीं आपको बचेंगे? बता दूं कि अभी कल ही हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया है और संकल्प लिया है कि शहर की हरियाली को बढ़ाया जाएगा। नेहरू पार्क से पौधे लगाने की नगर निगम ने ही शुरुआत की हैगी। और कैलाश विजयवर्गीय फिर दोहरा रहे हैं कि इस साल फिर हमें 51 लाख पौधे लगाना है, तो इस शहर की ज़रूरत हैगी। अब बात करते हैं मेट्रो की। अगर मेट्रो की जद में दिक्कत यही हुई है हमारे यहाँ पर, जब जब पुल बने हैं, जब जब पुलियाँ बनी हैं, जिस ओवरब्रिज लंबे बने हैं, वहाँ पर जहाँ मेट्रो की लाइन गई, वहाँ जितने पेड़ थे उन पेड़ों की बलि कर दी गई। लाख दावे कर दिए जाए कि नगर निगम इनको ट्रांसप्लांट की जिम्मेदारी ले रहा है, पर नगर निगम या कोई भी विभाग हो, जो पौधे ट्रांसप्लांट किए उसको जाके कभी देखे तो सही कि वो उसमें से कितने बच गए थे। तो इसका रेशो अगर आप देखने जाओ तो मेरे को लगता है 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होगा कि वो पौधे वापस चले हों। अब बात कर रहे हैं कि 1240 पौधे जो है उसकी जद में आ रहे हैं मेट्रो की। ये एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी बनानी है मेट्रो की, उसमें आ रहे हैं और मेट्रो का स्टेशन भी बनना हैगा। ऐसे में 1240 पौधे, इसकी कीमत आप सुनेंगे तो बड़ा दंग रह जाएंगे। एक पौधे की कटाई की नगर निगम को 1000 रुपये कीमत चुकाई जाती है। मतलब एक पौधा जो वर्षों में आपके लिए बड़ा होता है, उसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपये, 1000 रुपये देकर नगर निगम उसकी कटाई की मंजूरी दे देता है। 12,40,000 रुपये नगर निगम को 1240 पेड़ काटने के बदले मिले हैं, जो मेट्रो ने चुका भी दिए हैंगे। सवाल ये उठता है कि क्या एक पेड़ की कीमत 1000 रुपये हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही पेड़ है जो जीवन पर्यंत हमें जो है हवा, ऑक्सीजन और पानी देता हैगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई पेड़ ऐसे जो 30 से 40 साल के हो चुके हैं। इन पेड़ों को बचाने की कवायद जरूर होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर 5 से 15, 10 से 15% झाड़ भी अगर बचा लिए गए इनमें पेड़, तो एक बड़ी उपलब्धि इस शहर में आएगी। ये तो समय बताएगा कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। एक और ये बात है कि नई पॉलिसी बनाई गई नए नियम के विरोध में। स्टोन क्रशर जो इंदौर के आसपास जो पहाड़ी इलाकों में स्टोन क्रशर लगी है, कुछ देवास रोड पे लगी है, कुछ धार की साइड पे लगी है, इन सब ने जो है स्टोन क्रशर ने गिट्टी सप्लाई का काम बंद कर दिया है। सप्लाई का काम बंद करने के कारण ये हो रहा है कि शहर भर में जो काम निर्माण के चल रहे थे उन पर 1-2 दिन बाद असर दिखने लगेगा। यदि अगर ये गिट्टी का सप्लाई का मामला नहीं निपटा तो आप ये मान के चलिए अगले 15 दिनों बाद में कई निर्माण के कार्य जो चल रहे हैं उस पर बुरा असर पड़ेगा और वो काम बंद हो जाएंगे। क्या शेखर जी? वैसे मैं आपको ये बता दूं मैं कि स्टोन यानी माइनिंग का जो काम होता है ना, उस माइनिंग के काम में 1 नंबर में काम कम होता है, 2 नंबर में ज़्यादा होता है। बावजूद इसके सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि ताकि इसमें जो चोरी हो रही थी उस पर लगाम कसी जा सके। इसका ही स्टोन क्रोशर वाले विरोध कर रहे हैं। इस पॉलिसी को बैठ के वो लेकर स्टोन क्रोशरों के साथ बैठकर बात करी जानी चाहिए। क्या कमियां उन्हें लग रही है, क्या और नियम जो उन्हें है मुश्किल लग रहा है, उसका रास्ता निकाल लेना चाहिए। हड़ताल हो गई, बिल्कुल सही बात कही आपने। इस वजह से काम जो शहर में निर्माण काम चल रहे हैं उस पर असर पड़ेगा। पर फिर भी मेरा सवाल यही है कि माइनिंग का जो काम है, माइनिंग का काम वैसा ही काम है जैसा टोल नाके पर रॉयल्टी ली जाती है, वो काम हैगा।
जो बात की जाती है हमारे यहाँ नाका पद्धति खत्म कर दी गई थी, वहाँ जिस तरीके की वसूली होती थी वैसा ही काम यहाँ भी होता है। और जितना 1 नंबर में माल निकाला जाता है उससे 2 गुना 2 नंबर में माल निकाल के जो है शहर में आ रहा है। उसका एक बहुत बेहतरीन सिस्टम होता है। सवेरे एक रॉयल्टी कटवा ली जाती है और उसी रॉयल्टी के भरोसे पे दिन भर माल ढोया जाता है। मतलब एक ट्रक की रॉयल्टी पे 4 से 5 ट्रक ढोए जाते हैं। और ये आबकारी विभाग में भी यही व्यवस्था है। ये आबकारी में भी एक अगर उसकी वो कट गया है तो वो उसके आधार पे कम से कम 2 से 3 राउंड लग जाते हैं। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेना। पत्रिका खबर में एक ही खबर है जिस पर हम बात कर सकते हैं। चंदन नगर, मालवीय नगर, हमने कल भी बात की थी, इनको लेकर जो है फ्लैट का मामला निपट गया है। आज तय होना थी जगह, दोनों रोड का काम जल्द शुरू करने की तैयारी। कहाँ पे दे रहे हैं, क्या है अभी फ्लैट इन्हें कहाँ देने जाएंगे, और ये बड़ा ही कठिन सवाल होगा और एक चुनौती रहेगी नगर निगम के लिए, क्योंकि नगर निगम के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट में जो शहर के नज़दीक के प्रोजेक्ट है वो सारे भरे हुए हैं, वहाँ कहीं जगह खाली नहीं है। और जो मल्टियाँ ये बना रहे हैं वहाँ पर उसकी डिमांड खूब है, वहाँ पर लोग खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो नगर निगम ऐसे में ये विस्थापितों को वह जगह देगा, ये तो हो नहीं सकता। अब नगर निगम है ना शहर के दूर के जगह जो अपने बड़े दूर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ भेजने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कितने लोग मालवीय नगर में जो है रोज़मर्रा का जो रोजगारी करने जाते हैं, काम के लिए रोज़ निकलते हैं, वो मजदूर क्लास का आदमी इतनी दूर अगर चला जाएगा तो उसको शहर में आने जाने में कितना वक्त लगेगा और वो क्या काम करेगा, मतलब कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। चंदन नगर वाले जाने को राजी होंगे कि नहीं होंगे ये भी पता चलेगा कि जब उनके सामने प्रपोजल रखा जाएगा कि अब आपको शहर के अंदर से निकलकर आपको इस शहर से इतने किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। हाँ सही बात है, उसके बाद भी सब तय होगा। अभी तो ये मामला कागजों में ही है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ। आज जो है आरबीआई ने, हमने आपसे 4 तारीख को कहा था कि जो खबर दोपहर में छप रही है वो अगले 2-3 दिनों बाद अन्य अखबारों में छपेगी। तो आज 6 तारीख को सारी खबरें छपी हैं। आज जो है हमने जिसके इंडिकेशन आपको 4 तारीख को दिए थे वो आज हुआ है। यहाँ सभी प्रकार के कर्ज आरबीआई ने मौद्रिक नीति की बैठक के बाद कम कर दिए। आधा प्रतिशत कर्ज मतलब 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। ये तीसरी बार किया गया है। पिछली बार जब 2 बार 25-25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी तब रिजर्व बैंक के करने के बाद भी बैंकों ने उसमें ब्याज दरें कम नहीं की थी, कुछ लोगों को छोड़ दें। पर अब ऐसा लग रहा है कि बैंकों से जो कर्ज सस्ता हो रहा है उससे राहत मिलेगी। हालांकि ये सस्ते इसलिए किए जा रहे हैं कि बाज़ार में इतनी सुस्ती आ गई है कि बाज़ार में खरीदारों की भारी कमी होने से मांग की भी भारी कमी हो रही है और बाज़ार को रफ्तार देने के लिए सरकार के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए सरकार जो है ब्याज दरों में कम करके, जो आपने अगर 15-20 लाख का लोन उठा रखा है तो जो 1000-1500 रुपये आपके पास बचने लग जाएंगे वो आप बाज़ार में छोड़ने लग जाओगे, उसको लेके ये प्रयास किया गया। हालांकि इससे नुकसान क्या होने वाला है, इससे रुपये में बहुत ज़्यादा दबाव आने वाला है। रुपया अब वापस नए सिरे टूटना चालू हो जाएगा। 86 के पार पहुंच चुका है रुपया, तो रुपये पे अब नए सिरे से दबाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, एफडी वालों के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है। जो एफडी कराते थे उनको भी अब जो है कोई और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। एक खबर ये, एक और जरूर खबर है कि चांदी 1 लाख के पार पहुंच गई। आज तक ऑल टाइम हाई पर चांदी का भाव हो गया है। इसके अलावा जो खबरें मैं उस पर आपको 1-2 मिनट संक्षेप बता दूं। लक्ष्मी नगर मंडी की जो है 4 साल हो गए लीज खत्म हुए, उसके बाद लीज ही रिन्यू नहीं हो रही है। पर बिना लीज रिन्यू हुए ही वहाँ पे काम चल रहा है, तो लीज की ज़रूरत ही नहीं है, तो बिना लीज के भी काम चल रहा है। और एक खबर पर और मैं आपको जानकारी देता हूँ दोपहर की, इंदौर उज्जैन मेट्रो को लेकर एक नया संकट पैदा हो गया है। खासकर लवकुश चौराहे पे खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ ओवरब्रिज जो बनाए गए हैं सारे के सारे डबल डेकर ब्रिज, वहाँ पर कहीं मेट्रो की जगह नहीं छोड़ी गई है। अब उसके लिए 6 मीटर की जगह छोड़ने के लिए एक नई व्यवस्था करना पड़ेगी। दूसरा, जितने ब्रिज इंदौर से उज्जैन के बीच बन रहे हैं इन सब पर 6-6 मीटर के लिए अलग से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो अब ये नए सिरे से इसका गणित चालू होगा। अब ये नए सिरे से होगा तो इसकी प्रक्रिया फिर एक ABCD करनी पड़ेगी। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम प्रभात किरण की खबरों पर बात कर लेते हैं आपसे। प्रभात किरण की खबरों में जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि आज बिल्कुल शहर आधा प्यासा रह गया और 19 टंकियां, बड़ी टंकियां जो शहर में मुख्यतः उन क्षेत्रों में पानी देती है जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, संकट के बादल दिखते हैं, जहाँ दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा। लोग इंतज़ार करते रहे, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए जब तक संदेश आ गया कि पानी नहीं आया है। नगर निगम पानी नहीं आने की सूचना एक दिन पहले कभी नहीं देती, पानी आने के बाद ही देती। क्या शेखर जी? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि कल नर्मदा की, कल सुबह 7 बजे के वक्त जो नर्मदा की जो लाइन जो है महेश्वर से जो इंदौर पानी आता है, वाचू पॉइंट पर लीकेज आया। उस लीकेज को रिपेयर करने में इनकी शाम की 7 बज गई, रात हो गई। और एक लीकेज को एक बार ठीक भी कर दिया गया था, पर वह लीकेज दोबारा
लीकेज हो गया मरम्मत के बावजूद भी, इसलिए शटडाउन लेकर रात तक बंद रखा गया सप्लाई को। ऐसे में कल सीधी सप्लाई से जो टंकियां भरनी थी वे नहीं भर पाई, और रात में जो टंकियां भराती थी वे भी नहीं भर पाई। इस वजह से कल भी जल संकट रहा है और आज भी जल संकट रहा है। कल शुरुआत कुछ टंकियों से हुई थी, आज 19 से ज़्यादा टंकियां खाली रही है। इसमें वो इलाके भी प्रभावित हुए हैं जहाँ सीधी सप्लाई से नर्मदा का पानी पहुँचता है। ये जो टंकियां बताई गई 19 में आधे से ज़्यादा शहर की टंकियां हैं। नगर निगम ने जो इंतजाम करने के दावे किए थे कि टैंकरों से पानी पहुंचाएगा, पर मैं आपको ये बता दूं कि निगम के ये वही टैंकर है जितने रोज चलते हैं। आज सप्लाई का पानी नहीं आया तो ऐसा नहीं कि टैंकरों की संख्या अचानक बढ़ा दी गई। लोग आज काफ़ी परेशान हुए हैं, लोगों की इसकी सूचना भी समय पर नहीं मिल पाई थी। आज सुबह सूचना नगर निगम से जारी की गई कि 19 टंकियां खाली रही। लोगों को तब समझ में आया जब वे अपने पानी के इंतजाम के लिए या पानी के नलों की तरफ वे झांकते नजर आए। अब सवाल उठता है कल पानी मिलेगा कि नहीं? अब सवाल उठता है कल पानी मिलेगा कि नहीं। कल देर रात में जो है दावा किया जा रहा है कि लाइन दुरुस्त कर ली गई है। आज सुबह से लाइन को लाने की प्रेशर बना रहे हैं और टंकियां भरने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम से देने की बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है आज नहीं, कल से तो पानी मिल ही जाएगा। और यही बता दूं आपको, नगर निगम क्या करती है। नगर निगम जैसे समझ लीजिए आपके यहाँ कल आने का पानी नहीं आना है, कल एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, तो आज कल अगर पानी नहीं आने का होगा तो कल पानी आपको नहीं मिलेगा, अब परसों ही मिलेगा पानी आपको। सब जगह पे एक व्यवस्था ये भी है, इसको भी आप ध्यान रख लें। अब हम बात कर लेते हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रहे संग्राम को लेकर। आज उसका आखिरी दिन है। आज उजेला जी जो है आज बाकी विधानसभा के क्षेत्रों के अलग अलग नेताओं से लगातार मिल रहेंगे, और अब धड़ेबंदी, गुटबाजी, एक दूसरे से आग्रह, और लंबे समय बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान दिखने लगा है, हाथ जोड़कर बात होने लगी है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि बड़े नेताओं से हाथ कैसे जुड़वाए जाते हैं। पूरा दिन आज चल रही है बैठक, मुझे लगता है शाम को, और आज इसके 12 दिन बाद एक बार, आज ये अंतिम दिन है, 12 दिन बाद में उजेला जी वापस लौटेंगे और उसके बाद की अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे। क्या शेखर जी, क्या देखा? सही है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो संगठन सृजन अभियान शुरू करके गए हैं मध्य प्रदेश में, उसकी शुरुआत इंदौर में भी हो गई है, जो हम कल से देख रहे हैं। और उसका असर सिर्फ इतना मुझे देखने को मिला है कि जिस तरीके से अध्यक्ष को चुना जा रहा है या अध्यक्ष के लिए रायशुमारी हो रही है, गांधी भवन पर जो एक एकदम हलचल बढ़ गई है। जो गांधी भवन वीरान पड़ा रहता था, वहां पर इतनी हलचल हो गई है, और उसमें वे नेता भी दिखने लगे हैं जो अरसे बाद गांधी दफ्तर की सीढ़ियों पर चढ़े। वजह थी रायशुमारी में अपनी बात रखनी थी, और बाकी जो दावेदार हैं उन्होंने भी हाथ पैर जोड़े, उनके घर जाके मनाया उन्हें कि उनके लिए जो है नाम की पैरवी करके आ जाएं। पैरवी भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। गुरजीत सिंह ओरजा जो आए हैं, अमृतसर से सांसद है, वे एक एक को बुलाकर अलग से बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें, जैसा पहले दिन ही कहा गया था कि इस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हाथ यहाँ रोक दिए गए हैं। पटवारी ने जिन लोगों को प्रदेश से इनके सहायक बनाकर बिठाया है, वहां पर उनकी उस कमरे में एंट्री नहीं है जिसमें ओरजा जी बैठे हुए हैं। ओरजा जी अकेले बात करते हैं, सबसे फीडबैक लेते हैं, दरवाजा बंद कमरे में बात हो रही है, और जो वे नाम सुझा रहे हैं वो नाम पर वो टिक कर रहे हैं। 1, 2, 3 नामों की सूची ली जा रही है, जो कोई लोग 1 दे रहे हैं, कोई 2 दे रहे हैं, कोई 3 दे रहे हैं। इसके बाद जो एक समीकरण निकल के आया है कि विधानसभा 1 से दीपू यादव ने दावेदारी पेश की है, और 1 नंबर के जो इतने कांग्रेसी हैं वे दीपू के साथ दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी 1 नंबर में कांग्रेस अब बची नहीं है, दीपू यादव के अलावा कोई चेहरा नहीं है वहां पर। 2 नंबर में एक अचानक नया बदलाव आया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो शहर में कांग्रेस आपको दिखाई दे रही थी, उसके अंदर सुरजीत सिंह चड्ढा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे खड़े हुए थे। चिंटू चौकसे के दम पर ही अभी तक जो है सुरजीत चड्ढा शहर में कांग्रेस के जो भी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसको ताकत मिल रही थी। और चाहते भी यही थे, चिंटू ये चाहते थे कि सुरजीत नगर अध्यक्ष बने। जब उन्हें खुद को नगर अध्यक्ष बनाने की पार्टी की तरफ से कहा गया तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया और सुरजीत की पैरवी की थी। पर अब बदल गया है माहौल, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कभी कोई किसी का सगा नहीं होता हैगा। हालात देखकर जो है माहौल बदला जाता है, नेता बदला जाता है, समर्थन बदल दिया जाता हैगा। चिंटू चौकसे ने राजू भदौरिया का नाम चला दिया आगे, और आज 2 नंबर से कांग्रेसियों की भीड़ लेकर राजू भदौरिया के समर्थन में रायशुमारी करा आएंगे। सुरजीत के वे चिंता के बादल यहीं से शुरू हो गए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब सुरजीत सिंह चड्ढा की नगर अध्यक्ष से विदाई तय हो गई है। 3 नंबर की अगर मैं बात कर लूँ तो अश्विन जोशी समर्थकों ने अश्विन जोशी की मांग की है, तो पिंटू जोशी। अब मैं बात कर लेता हूँ, 3 नंबर में कांग्रेस 2 जोशी बंधुओं में बैठ गई थी, तो पिंटू जोशी ने अपने खास मित्र अमन बजाज के लिए वोटिंग कराई हैगी। 4 नंबर में सुरजीत के भी वोट बढ़ गए हैंगे। सुरजीत से जो जुड़े लोग थे उन्होंने तो सुरजीत की पैरवी की है, पर सज्जन सिंह वर्मा जो गुट है, सज्जन सिंह वर्मा गुट ने अमन बजाज के लिए वोटिंग कर दी हैगी। 5 नंबर में अमन बजाज को ताकत मिली है। सत्यनारायण पटेल ने सारे कांग्रेसियों अमन के समर्थन में वोटिंग कराई है।
अब राऊ, सावेर और देपालपुर जो थोड़े से हिस्से बचे हैं, उस हिस्से में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अध्यक्ष बनने की मंशा जाहिर की है, उसके अंदर गजेंद्र वर्मा शामिल हैंगे, उसके अंदर देवेंद्र सिंह यादव भी शामिल हैंगे। ये भी चाहते हैं कि इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। सारी पैरवी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष का चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। पहले जो नाम अध्यक्ष की दौड़ से बाहर दिखते थे, दूर दूर तक दिखते थे, उन्हें भी लग रहा है कि जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि छोटे कार्यकर्ता को वे अध्यक्ष बना सकते हैं और काम करने वालों को अध्यक्ष बनाएंगे, तो इनका कहना है कि हम भी तो बरसों से काम कर रहे हैं, हमें भी तो कभी मौका दिया जाए। हाँ, दूसरा एक और बात है, इस बार कांग्रेस में ताकत बढ़ने वाले में, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को जो है उन्होंने उस दिन अपने माइक वहाँ भोपाल में कहा था कि मैं जब आपको दूंगा तो आपको करंट भी दूंगा, आपको 440 वोट का, मतलब आप ही तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा और कौन नहीं होगा, उसके बाद ही अगले कदम इसमें बढ़ाए जाएंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा वो खूब ताकत के साथ मैदान में रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगले 12 दिन बाद का इंतजार करना चाहिए कि 12 दिन बाद में जीते हारे पार्षदों, जीते हारे विधायकों को लेकर अगली बैठक होगी। इसके बाद में संगठन के लोगों से बात होगी, उसके बाद ही अध्यक्ष की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। इसके बाद फिर ग्रामीण का इलाका चलेगा, पर हम उससे बाद में बात करेंगे। तो ये तो थी इस दौर की आज कांग्रेस की राजनीति, जिस पर जो भी संग्राम चल रहा है हमने आपको जानकारी दी। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।